जनवरी 2014 को मुरादाबाद जिले के गुरेठी गांव में दो व्यक्ति आते हैं। उनके गोद में एक बच्चा होता है। वो कहते हैं कि मुझे एक फावड़ा चाहिए, इस बच्ची को दफनाना है। जब लोग उस बच्ची को देखते हैं तो देखते हैं कि वो बच्ची मरी हुई लग रही थी, तो लोग भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं उस बच्ची को दफनाने के लिए। अगल बगल के गांव के लोग थे और जो नदी किनारे अपना काम कर रहे थे। उसी नदी किनारे एक शमशान घाट भी था और वहीं लोगों को दफनाया जाता था, या यूं कहें जलाया जाता था। वो उस बच्ची को लेकर वहीं जाते हैं दफनाने के लिए। लोग भी इसमें मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, क्योंकि ऐसे समय में तो दुख का समय होता है, किसी को कुछ समझ में आता नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो लोग वहां पर गए और उस बच्ची के लिए एक छोटा सा गड्ढा कर दिया गया। जब उस बच्ची के लिए छोटा सा गड्ढा कर दिया गया और जब उस बच्ची को लेटाने की बारी आई, जब उस बच्ची को उस गड्ढे में लेटाया गया, वो बच्ची रो पड़ी। जब वो बच्ची रो पड़ी तो लोग वहां पे जो खड़े थे वो ये देखकर तंग हो गए, या फिर यूं कहें अचंभे में पड़ गए कि आखिर ये बच्ची कैसे रो पड़ी, क्योंकि ये दोनों तो कह रहे हैं कि ये बच्ची तो मरी हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये बच्ची यहाँ इनके हाथ में और जिंदा है। इतना जब हुआ तो लोग में हड़कंप मच गया। ये बच्चे चोर है, बच्चे चोर है, ये वो करके लोग उन दोनों को घेर लेते हैं। जब उन दोनों को घेर लिया जाता है तो पुलिस आती है। पुलिस आके जांच करती है। जांच करने से पहले उस बच्ची को ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उन दोनों से पूछताछ होती है। जब उन दोनों से पूछताछ होती है तो एक का नाम राजेश होता है और एक का नाम दिनेश होता है। ये जो राजेश होता है उस बच्ची का बाप होता है और ये जो दिनेश होता है उसके बाप का साला होता है। ये जो कहानी है, साला और उसका पिता, ये दोनों उस बच्ची को यहाँ दफनाने के लिए ही आए होते हैं। जब पुलिस आती है तो पुलिस क्या देखती है कि ये जो बच्ची है 5 से करीबन 6 दिनों की लग रही थी। मतलब 5 से 6 दिनों अभी इसके जन्म का हुआ था। पुलिस तो इसे भेज देती है। उसके बाद उन दोनों को पूछताछ की जाती है। सो हेलो, वेलकम गाइज, माई सेल्फ धीरज एंड दिस इज माई चैनल क्राइम हाउस। आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इंसान की मजबूरी इंसान से क्या कुछ ना करवा दे। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जिसे सुनकर आप यही सोचेंगे कि बाप ऐसा भी हो सकता है। राजेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश का था और उत्तर प्रदेश के बरेली शहर हाफूज का रहने वाला था। ये वहाँ पर एक मोटर मैकेनिक का काम करता था। इसके पिता जब देखते हैं कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप देखते हैं कि अब ये घर चला सकता है, तो इसे अब कमाने के लिए या फिर शादी विवाह करा देते हैं। तो राजेश की भी शादी वहीं नवाबगंज में रहने वाले मुक्त प्रसाद की बेटी सुनीता से करा दी जाती है। शादी के बाद आपको भी पता है कि शादी के बाद 100 तरह के खर्च होते हैं, तो इसका खर्चा यहाँ चल नहीं रहा था, जिसके चलते वो उत्तरांचल के रुद्रप्रिय शहर स्थित एक फैक्ट्री में जाकर काम ढूंढता है। वहाँ उसे काम मिल जाती है। वो एक्चुअली में एक चैन की फैक्ट्री होती है जो बाइक की चैन बनाती है। वहाँ वो काम करने लगता है और इसी बीच वो सुनीता को भी लेके उत्तरांचल आ जाता है रुद्रप्रिया में। यहाँ वो लोग खुशी से रहने लगते हैं। खुशी खुशी सब कुछ चलता है और कुछ दिन बाद सुनीता गर्भवती हो जाती है। वो गर्भवती 7 महीने की होती है, तभी उसके गर्भपात में दर्द उठता है और उसे हॉस्पिटल राजेश लेके जाता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि अभी जो है सुनीता की हालत बहुत ख़राब है, आप इसे और ध्यान से रखा करिए, इसका देखभाल करा कीजिए, क्योंकि ये जो बच्चा है ये 7 महीने का है। राजेश बहुत ध्यान से और प्रेम से सुनीता को रखने लगता है, लेकिन एक दिन अचानक सुनीता के गर्भ में और कस के दर्द उठ जाता है। वो उसे उत्तरांचल में ही
वहाँ वो रुद्रप्रयाग जो शहर का नाम है वहाँ वो लेके जाता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये जो बच्चा है 7 महीने का है, अगर 8 या 8.5 महीने का होता तो इसकी डिलीवरी करानी बहुत अच्छी रहती या उचित रहती। अभी डिलीवरी कराना उचित नहीं है। लेकिन वो बच्चा सुनीता जो थी वो बहुत कष्ट में थी, इसलिए राजेश जो है वो उसे लेके जाने के लिए तैयार हो जाता है दूसरे शहर। और डॉक्टर भी यही राय देते हैं कि आप इसे दिल्ली वगैरह लेके जाइए। लेकिन क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे तो वो महावीर तीर्थकार यूनिवर्सिटी है वहाँ वो लेके जाता है। जब वो वहाँ लेके जाता है तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो राजेश को बोलते हैं कि अगर ये बच्ची बच भी गई तो अपंग रहेगी। जब वो बच्ची को लेके जाता है हॉस्पिटल के लिए तो वहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि ये बच्ची 7 महीने की है और ये बच्ची बच भी गई तो अपंग रहेगी। फिर उसे एक बार और ये चीज़ सुनने को मिल गई। अब वही 4 जनवरी 2014 को सुनीता एक बेटी को जन्म देती है। बेटी को जन्म देने के बाद जब वो फिर से यही चीज़ सुनता है, वहाँ जो कर्मचारी होते हैं कि इस बेटी को बचा तो तुम रहे हो लेकिन ये बच्ची बच भी गई तो तुम ज़िंदगी भर परेशान रहोगे। इतना सुनने के बाद भी वो हिम्मत रखता है और बोलता है कि नहीं, चाहे जो हो जाए मैं अपनी बच्ची को बचाऊंगा। वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन मिलाता है और रिश्तेदारों से 10,000 रुपये की मांग करता है, क्योंकि वो बच्ची 7 महीने की थी और उसे इनक्यूबलेटर में रखा जाता है। इनक्यूबलेटर एक तरह का, बच्चे जब जल्दी वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं तो एक छोटा सा घर जैसा होता है, एक छोटा सा बॉक्स जैसा रहता है जिसमें बच्चों को रखते हैं। ठीक है, वो उस चीज़ के लिए पैसा मांगता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मुसीबत पर कोई काम नहीं आता और इस समय भी इसके साथ यही हो रहा था। वो जितने भी रिश्तेदारों को फ़ोन करता सब कुछ ना कुछ बहाना बना देते और वो फिर हताश हो गया। हताश होने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर वो राजेश और दिनेश दोनों मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं कि अगर ये बच्ची बच भी गई तो ये ज़िंदगी भर मुझे परेशानी में डाल देगी और परेशान मैं रहूँगा। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं या यूँ कहें तय करते हैं कि हम इस बच्ची को मार देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों, उन दोनों के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस बच्ची को मैं जान से मार दूं। एक तो साला जो उसका मामा लग सकता है कैसे इस बच्ची को मार दे। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम इस बच्ची को ले जाकर दफना देंगे और दफनाने के लिए वो एक गांव भी डिसाइड कर लेते हैं और वहाँ लेके भी जाते हैं। जब वो गांव डिसाइड करते हैं और लेके जाते हैं तो वहाँ लोग इनकी मदद करते हैं और मदद करने के बाद इस बच्ची को दफनाने के लिए वहाँ पे गड्ढा भी करते हैं। लेकिन जैसे ही उस गड्ढे में इस बच्ची को डाला जाता है वो बच्ची रो पड़ती है, मानो वो रो रो के अपने जन्मदाता से कह रही हो कि आखिर मेरा कसूर क्या था और आप मुझे क्यों मार रहे हो। मैं बड़ी हो गई तो आपका बुढ़ापे का सहारा बनूंगी, ऐसा उस बच्ची का कहना था। जब ये बात पूरे इलाके में सनसनीखेज खबर की तरह फैली तो लोग उसकी उम्र के लिए दुआ मांगने लगे और पैसे भी जमा करवाने लगे। हालांकि वो बच्ची मुश्किल से 7 दिन ही जीवित रही और ये जो भी घटना हो रही थी उसकी माँ को कुछ जानकारी नहीं थी कि इन सब के पीछे उसके पिता का हाथ होगा। इतना कुछ होने के बाद जब लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे और पुलिस इस बीच में उस राजेश को और उसके साले दिनेश को दोनों को जेल में डाल देती है। हालांकि दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो राजेश था वो अपनी बेटी को दिलो जान से चाहता था और वो उसे बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। लेकिन इंसान कहते हैं ना कि जब हार जाता है तो पूरी तरह से हार जाता है। उसका मन और आत्मा कुछ कहता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे इस बच्ची को बचाना चाहिए। हार के मारे और इन लोगों के तानों के मारे जो हमारे समाज में बहरे हुए हैं, उन तानों के मारे वो उस बच्ची को बचाने में असमर्थ हुआ और उसे ये डिसीजन लेना पड़ा।
बेटियों पर अत्याचार आए दिन बढ़ता जा रहा है। हम भले ही 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन आज भी जो है 1000 पुरुषों पर 906 महिलाएं थीं। और फिर 2005 में क्या हुआ कि 1000 पुरुषों पे 8076 महिलाएं हुई। लेकिन इतनी महिलाएं और इतना कुछ हमारे समाज में बदलाव आने के बाद भी आज भी हम इसी समाज में ऐसे जी रहे हैं जैसे कि हमें इन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी का सुनाने का मेरा उद्देश्य बस आपको ये बताना था कि मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवा देती है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो या अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये कहानी मेरे लिए सही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाकर, कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी कहानी आपके लिए लेके आऊँ। हम बचपन में बहुत तरह से मम्मी, नानी, दादी से कहानी सुनते थे, तो क्यों नहीं आप आज से मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ और आज से आप मेरे साथ कहानी सुनो। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। नमस्ते।